नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जिस विपक्षी एकता का इतना शोर था वो कल 23 जून को पटना में हो गई। 15 पार्टियां मिली और 15 पार्टियों ने मिलकर क्या तय किया। ममता बनर्जी के शब्दों में 3 उपलब्धियां उन्होंने बताई। एक, हम एक हैं। दूसरा, हम मिलकर लड़ेंगे। तीसरा, हमारी लड़ाई भाजपा की तानाशाही से है। आपको कुछ समझ में आया? मुझे तो समझ में नहीं आया। इस बैठक से पहले क्या थे और इस बैठक के बाद क्या हुआ है, क्या फ़र्क आया है, तो मुझे पुराने दिनों की अपने छात्र जीवन की एक घटना याद आ गई। कहते हैं कि वो कानपुर के एक रेस्टोरेंट में ये घटना हुई थी, लेकिन अलग अलग शहरों के लोग अलग अलग शहरों से उसको जोड़कर बताते हैं। लेकिन वो घटना हुई थी, इतनी बात तो सही है। 2-3 लड़के किसी रेस्टोरेंट में चाय पीने गए, बैठे, पानी पिया, उसके बाद उठे कि नहीं कहीं और चलते हैं, कहीं और जाने का प्रोग्राम बना, और उठते समय गिलास गिरकर टूट गया। तो जब वो चलने लगे तो काउंटर के पास, आपने देखा होगा छोटे रेस्टोरेंट में, शहरों में जो है वो जाते समय काउंटर के पास बिल देना होता है जाके। उधर से गुजरने वाले थे तो काउंटर पर जो बैठा था मैनेजर, उसने इशारा किया वेटर की ओर पूछने के लिए कि कितना बिल हुआ। वेटर ने वहीं से आवाज़ लगाई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। तो विपक्षी एकता की बैठक में यही हुआ। कोई सहमति नहीं बनी, सिर्फ इस बात को छोड़कर कि 12 जुलाई को शिमला में मिलेंगे। शिमला यानी कांग्रेस शासित राज्य में, जिसको मुद्दा बना लिया था ममता बनर्जी ने पहले कि पहली बैठक कांग्रेस शासित राज्य में नहीं होनी चाहिए। ये नहीं संदेश जाना चाहिए कि कांग्रेस इस बैठक को या इस एकता की मुहिम को लीड कर रही है। अब देखिए निराशा किन लोगों को हुई। नीतीश कुमार, जो पिछले 1.5-2 महीने से इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको पक्का यकीन था कि अब इस बैठक के बाद उनको इस पूरी मुहिम का संयोजक तो कम से कम बना ही दिया जाएगा। वो तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की उम्मीद कर रहे थे। यहाँ तो विपक्षी एकता की बैठकों का संयोजक तक नहीं बनाया गया। शरद पवार, उनके भतीजे ने गुहार लगाई थी मुंबई से, कहा कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार इन सब से सीनियर हैं। शरद पवार सबसे सीनियर लीडर हैं। शरद पवार बैठक में उपेक्षित बाराती की तरह बैठे रहे। अंदर बैठक के दौरान क्या हुआ, क्या बोले, वो नहीं बोले, ये तो पता नहीं, लेकिन 2 बातों से अंदाज़ा लग सकता है। जब बैठक शुरू होने से पहले जो फ़ोटो अपॉर्चुनिटी हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो शरद पवार के पास बोलने के लिए कुछ खास था नहीं। सबकी थीम वही थी, सबने वही बोला जो वो इससे पहले बाहर बोलते रहे। किसी एक नेता ने कोई नई बात नहीं बोली, कोई नया फैसला नहीं हुआ और कोई बदलाव नहीं हुआ। किसी के रवैये में भी बदलाव नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जो धमकी के साथ आए थे वो वॉकआउट के साथ गए। बैठक से वॉकआउट नहीं किया उन्होंने, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट किया। उनकी मांग थी कि कांग्रेस, बाकी सभी पार्टियां कांग्रेस को ये समझाएं, कांग्रेस को तैयार करें कि वो ऑर्डिनेंस के मामले पर जो है वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करे। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ कंसल्टेशन चल रहा है, जब फैसले पर पहुंचेंगे तो बता देंगे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस और लेफ्ट का सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल में क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी, किस तरह से काम कर रही है। हालांकि वो बड़ी संयत रहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और अंदर बैठक में क्या बोला होगा उन्होंने, इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी कोई बात दबा छिपा कर बोलने की आदत उनकी है नहीं। तो ममता बनर्जी का जो रुख था वो रुख अब भी बरकरार है। अरविंद केजरीवाल का जो रुख था वो रुख अब भी बरकरार है। अखिलेश यादव वहाँ पर लग रहा था जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उस तरह से बैठे हुए थे कि उनको कोई पूछने वाला नहीं था। नीतीश कुमार ने जब संबोधित किया तो सबसे आखिर में अखिलेश यादव का नाम लिया। एकमात्र राज्य इस देश का जहाँ से लोकसभा की 80 सीटें आती है, उस राज्य के सबसे बड़े नेता जो वहाँ मौजूद थे, उनमें उस राज्य के सबसे बड़े नेता को इस तरह से शामिल किया गया, उनका जिक्र इस तरह से हुआ जैसे उनको भी 5वें सवार के रूप में, जिसे 5वां सवार होता है उस तरह से उनको भी शामिल कर लिया गया। और वो भी जब उनकी बोलने की बारी आई तो उन्होंने भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं, कुछ सेकंड में अपनी बात ख़त्म कर दी। तो ये था विपक्षी एकता का माहौल।
तो फैसला कन्वीनर पर नहीं हुआ, फैसला आगे क्या होगा, कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसका कोई रोड मैप बनाया जाएगा, इसका नहीं हुआ। कोई विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, उसके लिए कोई कमेटी बनेगी, इस पर नहीं हुआ। क्या मुद्दे होंगे अगली बैठक के, इसको फ्रेम करने के लिए कोई कमेटी, कोई कोर ग्रुप बने, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो फैसला क्या हुआ कि फिर मिलेंगे, इसके अलावा और कुछ हुआ नहीं। तो विपक्ष की इतनी भारी एकता के बाद तो नरेंद्र मोदी को डर जाना चाहिए। और तो और लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं कि अब स्वस्थ हो गए हैं, हम मोदी को फिट कर देंगे। मोदी को फिट कर देंगे कौन? चारा चोरी के, चारा घोटाले के आरोप में जेल की सजा काट कर आने वाले। अब आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह के लोग और कौन से लोग जो है वो नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हैं। उमर अब्दुल्ला जो बाहर बोले थे वही अंदर बोले। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा कि आपने 370 पर आपका क्या रुख था, आपने स्पष्ट किया था क्या, जो आप ऑर्डिनेंस पर अपना रुख स्पष्ट करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने हमला जो है कांग्रेस की तरफ से एक तरह से कहिए अरविंद केजरीवाल पर किया। केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं रुके और एमके स्टालिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं रुके। अब देखिए विपक्षी एकता का मैंने तो बहुत लंबा दौर देखा है, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। विपक्षी एकता की जब इस तरह की बैठकें होती हैं तो एक अलग तरह की ऊर्जा होती है, एक अलग तरह का उत्साह होता है, एक अलग तरह का उत्सव का माहौल होता है कि एकता हो रही है, बड़ा काम होने जा रहा है और हम सत्ता में जो है उसको चुनौती देने जा रहे हैं। जब बैठक शुरू हुई तब के आप वीडियो और फोटो देख लीजिए, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब के आप वीडियो और फोटोग्राफ्स देख लीजिए। किसी के चेहरे पर खुशी, प्रसन्नता, उत्साह, ऊर्जा कहीं नज़र नहीं आती। थके हुए चेहरे, उदास चेहरे, जिनमें कोई ऊर्जा नहीं नज़र आ रही है, जिनमें कोई उत्साह नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई बड़ा अचीवमेंट हो, कुछ अचीव कर लिया हो। दरअसल बात तो सही है, कुछ अचीव किया हो तब तो ऐसा लगे, कुछ हुआ हो तब तो ऐसा लगे। अगर 15 पार्टियों के कम से कम 50-60 नेता मिले और उसमें फैसला सबसे बड़ा ये हुआ कि हम 12 जुलाई को फिर शिमला में मिलेंगे, तो ये तो पहले भी तय हो सकता था फ़ोन से भी। इसके लिए बैठक करने की क्या ज़रूरत थी? तो पहली बैठक मुझे लगता है कि आपस में एक दूसरे पर भड़ास निकालने के लिए हुई, कि जो हम बाहर बोलते हैं और देख नहीं पाते कि जिसके बारे में बोल रहे हैं उसके चेहरे पर रिएक्शन कैसा होता है। तो आज सामने सामने बोला, ममता बनर्जी ने बोला, अरविंद केजरीवाल ने बोला, दूसरे लोग भी बोले, तो जिनको जो बोलना था उन्होंने बोला। अब देखिए इन 5 में 7-8 पार्टियां ऐसी हैं जिनका कांग्रेस से पहले से अलायंस है, तो कांग्रेस के खिलाफ वो बोलेंगे कुछ, इसकी उम्मीद करनी नहीं चाहिए थी। बाकी पार्टियों में अखिलेश यादव जैसे हैं वो चुपचाप रहे, ऐसा लगा जैसे जो है ज़बरदस्ती ठेल ढकेल कर उनको बुला लिया गया है और वो आकर बैठ गए। उनकी उस पूरी बैठक में कोई भूमिका नहीं थी। इससे बड़ा उत्तर प्रदेश के विपक्ष का दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की विपक्षी एकता में कोई भूमिका नहीं और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी को न्योता तक नहीं। ये है उत्तर प्रदेश में विपक्ष का हाल। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी चतुराई से, बड़ी सावधानी से अपना खेल खेल रही है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया जिससे किसी मुद्दे पर फैसला लेने की नौबत आए। हर मुद्दे को एक तरह से टाल दिया और कांग्रेस पार्टी आगे भी टालती रहेगी। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, पहले तेलंगाना का, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, ये दिसंबर में हो जाएं, उसके बाद अपने पत्ते खोलेंगे। कांग्रेस और ज़्यादा ताकत लेकर फिर अपने पत्ते खोलना चाहती है। अभी अलग बात है कि ताकत मिलेगी या नहीं, लेकिन उसको कर्नाटक के चुनाव में जीत के बाद ये भरोसा हो गया है कि उसकी ताकत अभी आगे बढ़ने वाली है। तो कांग्रेस बढ़ी हुई ताकत से क्षेत्रीय दलों का सामना करना चाहती है कि देखिए ये हमारी ताकत है। अब आप बताइए किन शर्तों पर गठबंधन करना चाहते हैं, किन शर्तों पर एकता करना चाहते हैं। तो पहला जो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए कि इस एकता की धुरी कांग्रेस पार्टी होगी, इस एकता का नेता कांग्रेस पार्टी का होगा।
अब ये गलतफहमी बाकी लोगों की दूर हो जानी चाहिए, और सबसे ज़्यादा तो दूर होनी चाहिए नीतीश कुमार की, जिनके साथ मैं मानता हूँ बहुत बुरा हुआ। कहाँ कितनी बड़ी बड़ी उम्मीद लेकर बैठे थे कि राहुल गांधी समर्थन करेंगे, ममता बनर्जी समर्थन करेंगी, अरविंद केजरीवाल करेंगे, MK स्टालिन करेंगे, सब लोग ये समर्थन करेंगे कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया जाए, उनके नेतृत्व में जो है ये बैठकें हों, कम से कम औपचारिक संयोजक का पद मिल जाएगा, ऐसा तो उनको भरोसा था ही। वो भी पूरा नहीं हुआ, और आगे भी होगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सवाल सबके ईगो का है। कोई अपने को किसी से छोटा नेता मानने को तैयार ही नहीं है। जब एक लोकसभा सदस्य वाली पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सीधे राहुल गांधी और वहाँ विपक्षी खेमे में, और विपक्षी खेमे के बाहर सीधे प्रधानमंत्री से अपनी प्रतिद्वंदिता मानते हों, तो आप समझ लीजिए कि ईगो कहाँ है। 7वें आसमान से भी ऊपर अगर कोई आसमान होता है तो वहाँ पर है कि हमको कम मत आंको, हम छोटे नहीं हैं। तो इस बैठक से पहले और इस बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बाकायदा बयान जारी किया कि जो पार्टियां इकट्ठा हुई 15, उनमें से 12 पार्टियां ऐसी हैं जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। उन 12 में से 11 ने उनका ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर समर्थन करने का फैसला किया है, समर्थन की घोषणा कर चुकी है। सिर्फ कांग्रेस ने नहीं किया, और ये भी दावा किया कि उनको कांग्रेस के नेताओं से पता चला है कि कांग्रेस पार्टी इस पर एब्सटेन करने की सोच रही है, यानी उनका मानना है कि सीधे बीजेपी की मदद करना चाहती है, या दूसरे रूप में कहें तो आम आदमी पार्टी की मदद नहीं करना चाहती। कांग्रेस आखिर आम आदमी पार्टी की मदद क्यों करना चाहेगी? आम आदमी पार्टी की मदद करने का मतलब है कि जैसे दिल्ली गया वैसे ही पंजाब भी हाथ से निकल जाए, पूरी तरह से पार्टी समाप्त हो जाएगी। और दिल्ली में भी माहौल बदल रहा है, ये कांग्रेस के राज्य के नेताओं को समझ में आ रहा है। उनको लग रहा है कि अब अवसर आ रहा है हमारी स्थिति दिल्ली में बेहतर हो सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ चले गए तो जो भी उम्मीद है वो सब खत्म हो जाएगी। तो सब अपनी अपनी रणनीति में है, सब अपना अपना घर बचाने की कोशिश में है, कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सबको लग रहा है कि हम मजबूत हो जाएं तो दूसरे से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। अब शरद पवार तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जेपी ने आंदोलन शुरू किया था 1974 में, वैसे पटना से में ये बैठक हुई है तो एक आंदोलन शुरू होगा। अरे भैया, कौन आंदोलन करेगा? कोई है आंदोलन करने वाला? पिछले 9 साल से तो कोई आंदोलन कर नहीं पाया, कोई सड़क पर तो उतरने को तैयार हुआ नहीं। ले देकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसका मकसद ही था राहुल गांधी की पप्पू की छवि से मुक्ति दिलाना। अब मुक्ति मिली कि नहीं ये तो जनता बताएगी। तो तुलना कर देना बड़ा आसान है कि जेपी ने जब आंदोलन शुरू किया उस तरह का माहौल हो जाएगा। सिर्फ आपके साथ बैठकर खाना खाने से जो है, अगर ऐसा माहौल हो जाता तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो राजनीति बड़ी आसान हो जाती। तो विपक्षी एकता से अगर बीजेपी के लोगों के मन में ज़रा भी, उनके समर्थकों के मन में चिंता रही होगी तो वो इस बैठक से ख़त्म हो गई। कि पहली बात तो ये एक होंगे नहीं, और एक हो भी जाएं तो कुछ कर नहीं पाने वाले। हार जीत की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, चुनौती देने की भी स्थिति में नहीं है। सबका गणित क्या है आप देखिए, मतलब सुनकर हंसी आती है कि कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 50 सीट बीजेपी की कम कर दो। अच्छा, ये जैसे जो फार्मूला है, पुड़िया है कि पानी में डाला, घोला और पी लिया और हो जाएगा। अच्छा, 50 सीट बीजेपी की कम कर दो तो बीजेपी तो कुछ करेगी नहीं, बीजेपी तो घर में सोती रहेगी, नॉमिनेशन करेगी चुनाव में और जाके सब लोग सो जाएंगे, कोई चुनाव प्रचार करेंगे नहीं, कोई कोशिश नहीं करेंगे। और आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपकी जो सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी, लेकिन बीजेपी की कम हो जाएंगी। बीजेपी आपकी सीट कम करने के लिए कुछ नहीं करेगी। तो अब इस तरह की ख्याली दुनिया में अगर हो तो आप समझ लीजिए कि उसका क्या नतीजा निकलने वाला है। तो पूरा विपक्ष, जो थोड़ी बहुत उम्मीद लग रही थी कि शायद कुछ गंभीरता हो, अस्तित्व का सवाल है सबके सामने संकट है अपने को बचाने का जेल जाने से। इस नाम पर शायद जो है गंभीर हो जाएं, शायद कुछ त्याग करने को तैयार हो जाएं, आपस में एक दूसरे को समायोजित करने के लिए तैयार हो जाएं, राजनीतिक समायोजन के रास्ते पर चल पड़े।
ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जिसका जो स्टैंड 23 जून की बैठक से पहले था वही है। किसी पार्टी ने अपने रुख में कोई परिवर्तन नहीं किया है, न ही करने का कोई संकेत दिया है। यही निष्कर्ष है 15 दलों की विपक्षी एकता के लिए हुई बैठक का। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या होना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।